मुझे ध्यान से देखिए, आपका आज सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है पेपर 6। पेपर 6 ए में आपके पास जो पार्ट ए है दैट इज एफएम कैरिंग 50 मार्क्स। अब जो एसएम का पेपर पैटर्न है वो आपको अंकिता मैम जब भी एसएम स्टार्ट होगा तब डिस्कस करवाएंगे कि हाउ डज एसएम का सेक्शन लुक लाइक। मैं आपको सिर्फ एफएम के बारे में बता पाऊंगी कि एफएम का सेक्शन कैसे दिखाई देता है। अब वैसे ब्रॉडली पूरे सब्जेक्ट में हमारे पास एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होते हैं? 30। 30 में से 15 मार्क का एमसीक्यू एफएम के पास आ गया। और ये 15 मार्क में भी ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी अ केस स्टडी फॉर यू, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स ईच के। तो केस स्टडी कितने मार्क्स की बन गई? 10 मार्क्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये एक न्यूमेरिकल या थ्योरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड एक क्वेश्चन 1 मार्क का भी होगा। तो टोटल 15 मार्क का एमसीक्यू डिस्कस हो गया जी। इसको हम बोलते हैं सेक्शन एमसीक्यू। फिर आता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन कितने मार्क्स का बच गया? ओनली 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा कंपल्सरी। इट विल बी 3 क्वेश्चन ऑफ 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का बन गया। अब 35 में से 15 ये निकालो, आपके पास क्या बचा? 20 मार्क्स। वो 20 मार्क्स ऐसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स में बाइफर्केशन कुछ भी हो सकती है, 6+4 या 8+2। अगेन न्यूमेरिकल एंड ऑल्सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी ऑल्सो कि 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल 2 मार्क्स की थ्योरी भी हो सकती है, या 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्लस 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ऑफ कोर्स चॉइस में क्वेश्चन आता है अगेन ऑफ 10 मार्क्स, ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आपसे आपको ये बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड आउट ऑफ रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी। तो दिस इज हाउ योर एफएम का पेपर लुक्स लाइक। अब आपके पास एफएम सब्जेक्ट क्या है, एक बारी हम वो बात करते हैं। इन जनरल इंट्रोडक्शन टू एफएम, द एफएम वर्ड आपके पास क्या है? फाइनेंशियल। और वर्ड आगे आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड से आप लोग वाकिफ हैं, क्लास 12th में पूरा सब्जेक्ट ही था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन या या 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, अब सोचो यही वाले फंक्शंस पर बगल में वर्ड डाल दो फाइनेंस। फाइनेंस के लिए प्लान करना, फाइनेंस को डायरेक्ट करना। प्लान, फाइनेंस को प्लान करना मतलब कितना फाइनेंस चाहिए और कहां से आएगा। फाइनेंस को डायरेक्ट करना कि पहली बात तो कहां पर लगाना है, कितना लगाना है। एंड कंट्रोल फंक्शन भी आ जाएगा कि जो हमने ये पैसा लगाया क्या ये इट इज वर्किंग इन एन ऑप्टिमम मैनर, कि जो हम एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी रिटर्न कमाकर दे रहा है कि नहीं दी। ठीक है जी। हम अगर बात करें, हमारे फैमिली मेंबर्स और इवन हम भी बचपन से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते आए हैं। अगर इसके हम बेसिक मीनिंग पर जाएं, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, आपके जो अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं वो कहीं ना कहीं ये काम कितने सालों से नहीं करते आ रहे हैं। अल्टीमेटली वो ये सोचते हैं पैसा हम कहाँ से कमाएंगे, मे बी फ्रॉम आवर जॉब्स, मे बी फ्रॉम हमने कुछ एक साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई है, वहां से हमारे पास कुछ हमेशा एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम आती जा रही है। और पैसा कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स जब आप अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा मांगने जाते हैं, उनका एक पेट डायलॉग है, पैसा पेड़ पे थोड़ी ना लगता। हर चीज के लिए आपको पैसा खर्च करने नहीं देते, वो सोच समझकर बड़ा पैसा खर्च करते हैं, एक एक रुपए के बारे में वो सोचते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा, दिन रात उसका स्ट्रेस है। पैसा कहाँ लगाना है और कितना आगे के लिए बचा के रखना है, उस चीज का भी स्ट्रेस है। आप भी बचपन से करते आ रहे हो। पॉकेट मनी किस किस को मिलती थी? बहुत कम लोग हैं। मतलब बाकी लोगों का ऐसा है कि जब पैसा मांगा मिल गया, नहीं क्या बात है। अच्छा, 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 मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी हमारे घर पर गेस्ट आते हैं, आज की डेट में भी गेस्ट आते हैं, हम ना नमस्ते कहने नहीं जाते, बाय बाय कहने जरूर जाएंगे। क्यों? जाते वक्त पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है, आज तो पैसे मिलेंगे है, फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है जी सारी।
और उस पैसे का करना क्या है, किसी भी सूरत में वो पैसा हमारे हाथ से आ गया तो हमारी पॉकेट में जाएगा, मम्मी पापा के हाथ में नहीं जाने देना, नहीं तो वो दबा के रख लेंगे। कल हमने पिज्जा पार्टी करनी है, अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देनी है, व्हाट नॉट, मूवी देखने जाना है, उस चीज के लिए भी पैसा कहाँ से आएगा, वो वाली चीज चलेगी, राइट है जी। तो एक कॉर्पोरेट एंटिटी पर ऑफ कोर्स ये बड़े स्केल पर होता है, दे हैव सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, दे हैव अ प्रॉपर डेजिग्नेशन कॉल्ड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली चीज वैसे हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, बट ऑफ कोर्स इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ऑन अ कॉर्पोरेट स्केल। ठीक है जी। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप समझ चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं बचपन में भी पढ़ा हुआ है, देर आर 3 डिसीजंस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो 3 डिसीजंस के नाम है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब, बाय द वे सब कुछ आपकी बुक्स में प्रिंटेड है इंट्रोडक्टरी चैप्टर में। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है टू डिसाइड पैसा कहां से आएगा, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या पॉसिबल है जी? लोन, रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करें, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में ये 4 मेजर सोर्सेज माने जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट। ये लॉन्ग टर्म डेट में आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाएंगे और डिबेंचर्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाया, वहां से कमाई हुई, अब उस कमाई में से ठीक है इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ दे दिया, जो कंपलसरी ऑब्लिगेशन है सब मीट कर ली। इक्विटी डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना पहले तो, और बांटना है तो कितना बांटना है। बिकॉज अगर जो आज का डिविडेंड डिसीजन है वो कल का एक तरीके से रिटेन्ड अर्निंग का डिसीजन भी इफेक्ट करता है, सीधी सी बात है। अगर आज आपने डिविडेंड नहीं दिया, मतलब रिटेन्ड अर्निंग कर ली, तो वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि ये तीनों डिसीजंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हम अगर इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन का क्या मतलब होता है, वेदर अ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अगर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने लायक है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाएगी। तो ये पैसा मान लो हमने डिसाइड कर लिया, प्रोजेक्ट बड़ा फीजिबल लग रहा है, इन्वेस्टिंग डिसीजन इज अ यस डिसीजन, ठीक है, और इसमें चाहिए 2 करोड़। तो फिर हम जाते हैं कि ये 2 करोड़ हमको फाइनेंस अलग अलग सोर्सेज से रेज करना है। लेटर से आपने ये रेज किया लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू 2 करोड़, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन का आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ जाता है लेटर से 12%। तो वापस से आप इन्वेस्टिंग डिसीजन पर आते हो, क्या मेरा ये प्रोजेक्ट कम से कम 12% की कमाई दे रहा है, विल इट जस्टिफाई इंटरेस्ट कॉस्ट और नॉट, ठीक है। ओनली व्हेन इट विल जस्टिफाई इंटरेस्ट कॉस्ट तभी आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन इज गोइंग हैंड इन हैंड, एक दूसरे के बिना दोनों ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कर दी तो ही वहां से डिविडेंड की बात आएगी कि हाँ जी अर्निंग्स बचती भी हैं डिविडेंड देने लायक। अच्छा अर्निंग तो बचती है, जरूरी थोड़ी ना होता है डिविडेंड देना है। अगेन आगे का स्कोप क्या है, क्या हमको दिखाई दे रहा है कि आगे कोई प्रोजेक्ट आ सकता है जिसके लिए हमें रिटेन अर्निंग चाहिए, ठीक है जी। तो ये 3 डिसीजंस बोले जाते हैं कि दीज 3 डिसीजंस आर टेकन इन FM। और रादर अगर आप अपने इंडेक्स की तरफ नजर डालेंगे, आपके पास पहले 3 चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन के हिसाब से चलेंगे, देन देयर इज अ प्रॉपर चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एंड देन देयर इज अ प्रॉपर चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस। अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अभी ये थ्योरी है जी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फॉर प्रॉपर FM हर चैप्टर में कुछ ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एंगल आता है। अब मुझे नहीं मालूम है आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है या नहीं आता है, फाउंडेशन में वैसे था ना टॉपिक, बट मैं गारंटी नहीं ले रही कि सभी को कंफर्टेबली वो चीज आती है। कुछ यहाँ से डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी हैं, तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही ब्रीफली 30-40 मिनट लगाकर कवर किया जाता है। बट एज सच दिस चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस, इसका पेपर में अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे फाउंडेशन में आता, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये 2 अलग से चैप्टर्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड रेशियो एनालिसिस, और ये टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग इज अगेन एन थ्योरी चैप्टर फॉर यू। तो अगर मैं देखूं वैसे देर आर 10 चैप्टर्स, 10 में से एक तो आउट ऑफ सिलेबस है, छोटू सा कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बाकी के 2
हो रही हैं, तो न्यूमेरिकल चैप्टर्स मेरे पास कितने बने? 7 चैप्टर्स बने। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट है। एंड अ चैप्टर जो है इट कुड एवरेज टेक मे बी 5 क्लासेस मैक्सिमम, 6 क्लासेस मैक्सिमम, बट एक्सेप्ट ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये 10-10 12-12 क्लासेस भी ले जाते। इन 2 चैप्टर्स को छोड़कर जो बाकी के 5 चैप्टर है, बड़े ही छोटे छोटे जल्दी जल्दी निपटने वाले चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे। एंड दिस एफएम सब्जेक्ट इज सुपर इजी इन द सेंस इसमें ना वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं, एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ आगे बढ़ो वाली बात। तो जैसे एक कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है अभी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग ज्यादा आगे बढ़े नहीं है, बट वहां पर क्या होता है कि हर क्वेश्चन कोई ना कोई नई बात कर रहा होता है, तो उधर वेराइटी बहुत है। इधर उसकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी भी बोरियत नहीं आती। एफएम में क्या होता है, एक जैसी बात है, एक क्वेश्चन इज गोइंग टू लुक द सेम जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें ना बस ये होता है, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू बट येट एट द सेम टाइम वेरी बोरिंग फॉर यू ऑल्सो। बट कोई बात नहीं बेटा, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, थिंग्स शुड बी इजी फॉर। ठीक है जी। वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इसमें बस प्रेजेंटेशन वाली बात है कि अगेन फॉर्मूला सभी को आ जाएगा, बट फॉर्मूला को अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक की गलतियां होती है जो होती है मेन। ओके, चलो अब इंट्रोडक्टरी पोर्शन को खत्म कर लेते हैं। हाँ जी। देखिए एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेपरेट डेजिग्नेशन सीएफओ के क्यों रही, वाई, कोई एक नॉर्मली ये काम कोई और क्यों नहीं कर रहा, वाई दिस सेपरेट सब्जेक्ट और दिस सेपरेट एरिया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम बेसिकली, क्या इंश्योर करना है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। बट अच्छा मुझे बताओ, इन जनरल मैनेजमेंट जब सब्जेक्ट आपने पढ़ा था वहां पर भी ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ा था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो पांचों फंक्शन हमको अच्छे से परफॉर्म करने टू एंश्योर अ बिजनेस कैन अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। यहां पर भी एक चीज निकल कर आती है, दैट अ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुड बी टू एंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट जैसे जैसे ये सब्जेक्ट डेवलप होने लगा ओवर द इयर्स, इस ऑब्जेक्टिव में फॉल्ट नजर आने लगे। फॉल्ट ऐसे नजर आने लगे कि पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव अपने आप में, जो प्रॉफिट है वर्ड अपने आप में, इट इज अ वेरी वेग टर्म। देयर कुड बी मेनी प्रॉफिट्स के आंसर, खाली वर्ड प्रॉफिट इज नॉट अ क्लियर वर्ड। एक होता है बेटा जी वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप शायद अकाउंट्स में ईबीआईटी भी बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। फिर एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, कोई कहते हैं नेट प्रॉफिट ने, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट अपने आप में बड़ी वेग टर्म है जी। ठीक है, अच्छा। एंड प्रॉफिट इज समथिंग विच कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड इन बुक्स ऑल्सो। इट इज समथिंग विच कैन बी इजिली कुक। ठीक है, मैनिपुलेट हो सकता है। तो आर्टिफिशियली ये भी दिखाया जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वेराज एफएम अच्छे से हो भी नहीं रही थी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली इसको हायर दिखाया जा सकता है। एक और चीज है कि लेटेस्ट से आपके पास ना 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें ईयर 1 में हमारे पास लेटर से 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, ईयर 2 में 20,000 प्रॉफिट आ रहा है, और ईयर 3 में 50,000 प्रॉफिट आ रहा है। वेरएस प्रोजेक्ट बी जिसके पास ईयर 1 में 40,000 आ रहा है, इधर 20,000 आ रहा है, और इधर भी 20,000 आ रहा है, टोटल प्रॉफिट दोनों प्रोजेक्ट्स में कितना दिखाई दे रहा है? 80,000। गोइंग बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम तो न्यूट्रल हो गए दोनों में। वेरएस में अगर आपसे पूछूं आप क्या सेलेक्ट करोगे? ए, वाई ए? इंक्रीजिंग प्रॉफिट, वाई इज इंक्रीजिंग प्रॉफिट को आप सूटेबल चीज मान रहे हैं? ये बोलते हैं बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज करते होने चाहिए, बट ओनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट परपेचुअल लाइफ ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट की लाइफ ही 3 साल है, 3 साल के बाद नहीं चल रहा है ये प्रोजेक्ट, तो उस 3 साल के हिसाब से अब सोच के बताओ, वाई बी नाउ? कंसिस्टेंट है ना? बेसिकली मैं अगर आपसे पूछूं, इफ आई ऑल्टर दीज फिगर्स, लेटर से मैं इसको 50,000 बोल देती हूँ और इसको 10,000 बोल देती हूँ, अच्छा वाई ए? मैं वही कह रही हूँ, बढ़ रहा है क्या?
क्यों बढ़ना अच्छी बात मानी जा रही है और गिरना बुरी बात मानी जा रही है? मैं आपसे ग्रो करने की बात तभी आती है ना व्हेन अ प्रोजेक्ट हैज लॉन्ग लाइफ या परपेचुअल लाइफ, की ग्रोथ की बात है। इसकी लाइफ ही 3 साल है, हमने इसको ग्रो करा के क्या करना है? लास्ट ईयर में ग्रो कर लियो भाई, जो लास्ट ईयर है। नहीं बेटा, मेरे को एक चीज बताओ, ये 50,000 और ये 50,000 को क्या इक्वल दर्जा दे रहे हैं? वाई? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 1 साल बाद का 50,000 और 3 साल बाद का 50,000 की सेम वर्थ नहीं है। ये बेटर है, प्रोजेक्ट भी बेटर है। आज के 1 रुपए की कीमत कल के 1 रुपए के बराबर नहीं होती, यही होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस हिसाब से प्रोजेक्ट भी इज बेटर, जो कि हेवियर आपको रिटर्न पहले दे रहा है। बट देन अगेन प्रॉफिट वर्ड इस चीज को नहीं मानता, प्रॉफिट कॉन्सेप्ट इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक लिमिटेशन आ गई। अच्छा, मैं आपको एक और केस डिस्कस करवाती हूँ। ये है प्रोजेक्ट एक्स और ये है वाई। प्रॉफिट इधर एक्सपेक्टेड लग रहा है 50,000 और इधर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लग रहा है 1 लाख। ठीक है, फिलहाल प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कौन सा बढ़िया हो गया? वाई। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्स जो है, ये जो फैक्ट्री सेटअप हो रही है, ये सेटअप हो रही है बद्री में। ठीक है, एंड ये जो सेटअप हो रही है प्रोबेबली इन मोर माउंटेनियस रीजन। और ऊंचा हिमाचल में और ऊंचा जाओ तो कहाँ होगा? जम्मू, या एक और बहुत ऊपर जाके रामपुर वगैरह, रोडू वगैरह से बहुत ऊपर है। ठीक है, अच्छा, वहां पे भी पावर प्लांट्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये है। अच्छा, इफ आई आस्क यू रिस्की कौन सी जगह? वाई? क्यों रिस्की? क्योंकि ज्यादा माउंटेनियस रीजन है, वहां पे लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, वहां पे जाना भी मुश्किल है, रिस्क एलिमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट चले ना चले, वो वाली चीज है। इन जनरल बोल दो, एक प्लेन पर सेट है और एक रायट प्रोन एरिया में है। एक हमारे पास डेरा बस्सी में फैक्ट्री सेट हो रही है और एक जाके यूपी में सेट हो रही है, वहां पे तो दंगे फसाद ही चलते हुए सारे। ठीक है, तो बताओ कौन सा रिस्की प्रोजेक्ट हो गया जो यूपी में है? बट देन अगेन वहां पे कह रहे हैं अगर चल गया, किस्मत है, अगर चल गया तो प्रॉफिट आएगा 1 लाख। बट डेरा बस्सी जो कि थोड़ा सा सेफ है, बट यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, दिख ही रहा है कि सर्टेन है 50,000। बट देन अगेन सिर्फ प्रॉफिट एक न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हुए हमने तो यूपी वाले को हाँ कह देनी है। बट यूपी वाला 1 लाख तभी मिलेगा अगर चल गया, रिस्क है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट वर्ड अपने आप में इस रिस्क फैक्टर को काउंट नहीं कर रहा। प्रॉफिट इग्नोर्स रिस्क, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो हमने 3-4 कमियां निकाल दी। वेग है, मैनिपुलेट हो सकता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान नहीं रखा जाता, रिस्क का ध्यान नहीं रखा जाता। हमने प्रॉफिट में बहुत सारी कमियां निकाली। इफ नॉट प्रॉफिट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बोला जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्जेक्टिव। नो, व्हाट इज वेल्थ उसकी बात करते हैं। अल्टीमेट ओनर्स, यस, अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मतलब उन्होंने जो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन भी बोल देते हैं, कि इवेंचुअली जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो बढ़िया चलना चाहिए। अब एक चीज सोचो, क्या ये मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर, क्या एक वेग टर्म है? नो, इट इज नॉट वेग। इट इज वन थिंग क्लियर है, क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछो, कैन इट बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय कंपनी? मैं ये नहीं कह रही हूं इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट हो। कैन इट बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय कंपनी? नो, इट कैन नॉट बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय कंपनी। इट विल कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली चीज, क्योंकि अल्टीमेटली, एंड इट विल ऑल्सो कंसिडर रिस्क वैल्यू वाली चीज भी। मैं आपको बताती हूँ, लेटर से एक कंपनी ने बेवकूफी में आकर वो यूपी वाली फैक्ट्री का प्रपोजल एक्सेप्ट कर, ये बात शेयर होल्डर्स को पता चलेगी। शेयर होल्डर पढ़ा लिखा रैशनल इंसान है। इफेक्ट क्या होगा? वो क्या करे जब वो ये देखेगा ये कंपनी ने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो अपना शेयर सेल ऑफ कर देगा। सारे शेयर होल्डर भागेंगे तो कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नीचे आ जाएगा, तो ये मैक्सिमाइज तो नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव फेल कर जाएगा। इसलिए बोला जाता है अगर एफएम अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव रखेगी तो कहीं ना कहीं डिसीजन भी ऐसी लेगी जो वाकई ही उस वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, गलत डिसीजन नहीं लेगी।
ठीक होगी जी बात। इसी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात भी कैप्चर हो जाती है। शेयर होल्डर पढ़ा लिखा इंसान है, उसको पता है कि हेवियर कैश फ्लो पहले आना अच्छी बात मानी जाएगी, इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट भी प्रेफरेबल हो। ठीक है, तो कोई गलत डिसीजन नहीं लिए जाए। क्लियर हो गया जी। ये कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक लीवरेजेस, फाइनेंसिंग डिसीजन लीवरेजेस, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन शेयर दोबारा होगी। ओके जी, चलिए हमारा पहला चैप्टर लीवरेजेस चैप्टर। ये लीवरेज वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। आपके सामने पहले ही पेज पर केस 1 एंड केस 2 है। आप केस 1 को मान के चलिए 2019 का एक्चुअल रिजल्ट है। केस 1 में ही सेकंड कॉलम को मान के चलेंगे 2020 का बजट है और 2020 का एक्चुअल। 2019 का एक्चुअल जो कि ऑलरेडी आपके पास फिल्ड इन डिटेल है, फिर 2020 का बजट और 2020 का एक्चुअल। हाँ जी, एक बारी केस 1 को पकड़ते हैं। कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, वेरिएबल कॉस्ट है 5 पर यूनिट एंड दिस वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स 2 पर यूनिट फॉर फ्री सैंपल्स। मतलब ये फ्री सैंपल्स का काम क्या होता है, एक तरीके से प्रमोशनल पर्पस होता है। अच्छा, हम सभी जानते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹5 कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹5। कंट्रीब्यूशन में से माइनस की फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अब एफएम में इसका नाम ईबीआईटी चल पड़ेगा। हमको अभी फिलहाल ईबीआईटी तक ही बात करनी है। ठीक है। अच्छा, दिस वाज 2019 का एक्चुअल रिजल्ट वेयर 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 10,000 यूनिट की वजह से ईबीआईटी कितना आ रहा है, 40,000। अब 2020 का बजट बनाते वक्त ये बोला गया कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है आउटपुट विल इंक्रीज बाय 20%। तभी 12,000 यूनिट के हिसाब से बजट बनेगा और 12,000 यूनिट के हिसाब से बजटेड सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। साथ साथ फिल इन करते चलो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से 12,000 60,000, तो कंट्रीब्यूशन भी आ रही है 60,000। फिक्स कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड 10,000 ही रहेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 50,000। बेटा जी, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, 40,000 से 50,000 हो गया, तो कितना रुपी वैल्यू हुआ, 25%। 10,000 से इंक्रीज हुआ, कहां से, 40,000 से, तो आपने मुझे ये बताया 25%। आपको ये वर्किंग लिखने की जरूरत है, बस सीधा 25% लिख लेना। 25% सभी को समझ में आया ना। अच्छा बेटा, ये 2020 का बजट था। हम सभी जानते हैं 2020 में क्या हुआ था, कोविड आ गया था। आउटपुट बढ़ने कहाँ थे तब, फैक्ट्रियां तो बंद पड़ गई थी। फैक्ट्रियां बंद पड़ गई थी, तभी असली में आउटपुट बढ़ने की बजाय गिर गया था। अब 2019 से कंपेयर करते हुए, ये 10,000 यूनिट से कंपेयर करते हुए असली में आउटपुट कितना परसेंट गिर गया, 70%। 10,000 यूनिट से पिछले साल 2019 में, 2020 में असली में 3,000, 70% से आउटपुट गिर गया। अच्छा, अब एक बार सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू हाथ कितनी लगी, 30,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर हुआ, 15,000। कंट्रीब्यूशन 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो 10,000 ही रहता। आपके पास ईबीआईटी कितना आ रहा है, 5,000। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2019 को ही बेस पकड़ो, ईबीआईटी 40,000 से गिर गया, अब 5,000 पे आ गया, कितने परसेंट से गिरा, 87.5% से गिरा। 35,000 से गिरा, डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू
100। ये चीज क्लियर होगी सभी को? तो हमें दिखाई दे रहा है आउटपुट बढ़ा था तो ईबीआईटी भी बढ़ा था, नॉट बाय द सेम परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही आउटपुट गिरा तो ईबीआईटी भी गिरा, अगेन नॉट बाय सेम परसेंटेज। इनफैक्ट कैन आई से ईबीआईटी में चेंज मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब आउटपुट अगर 20% से गिर रहा था, आउटपुट अगर 20% से बढ़ रहा था, तो ईबीआईटी 20% से ज्यादा से इन्फ्लुएंस हुआ था, 25% से। मैग्नीफाइड चेंज है। ऐसे ही अगर आउटपुट गिरा 70% से, तो 70% से ज्यादा से ईबीआईटी गिरा है, ईबीआईटी में मैग्नीफाइड चेंज आया, प्रोपोर्शनेट नहीं आया। क्लियर हुई है चीज? ठीक है, एक बारी केस 2 की तरफ चलिए। केस 2 अगेन यहाँ पर 2019 एक्चुअल, 2020 बजट, 2020 एक्चुअल वाली बात आ जाएगी। केस 2 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 3, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है 7 पर यूनिट। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है, विच इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 20,000, एंड हमारे पास ईबीआईटी आ रहा है 40,000। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट अस से case 1 is company 1 and case 2 is company 2, both the firms belonging to same industry, similar industry है, it is just that इनके cost structures थोड़े से different है। अल्टीमेटली सेम आउटपुट बेचकर 10,000 यूनिट्स बेचकर दोनों ने 2019 में सेम प्रॉफिट कमाया है, कितना? 40,000। बट स्टिल दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है। एक वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा इनकर करती है, वो बेसिकली प्रमोशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट इनकर करती है, सैंपल्स वाला। दूसरी जो है वो सैंपल कॉस्ट, सैंपल नहीं बांटती, वो एडवर्टीजमेंट का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करती है। तो दूसरी वाली के पास फिक्स्ड कॉस्ट थोड़े ज्यादा है। पहली वाली केस 1 के पास थोड़े कम थे, 10,000 के थे, इसने 10,000 में 20,000 एडवर्टीजमेंट का जोड़ लिया, तो इसके पास 30,000 की फिक्स कॉस्ट है। बट यही कंपनी 2 कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट अपना कम इनकर कर रही है, क्योंकि अब इसको सैंपल की कॉस्ट इनकर करनी, तो ये 3 पर यूनिट इनकर कर रही है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर सभी को समझ में आया? एक के पास फिक्स कॉस्ट कम, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, एक के पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट कम। अच्छा, अब दोनों में बाकी के कॉलम्स में सेम रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, जरा चेक करना। जब 2020 का बजट बना रहे थे, अगेन वी वर प्रिडिक्टिंग 20% इंक्रीज इन दी आउटपुट, तो सेल वैल्यू कितनी हाथ में आएगी? 1,30,000। वेरिएबल कॉस्ट 36,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गई 84,000, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। ईबीआईटी कितना आया? 54,000। बेटा जी मुझे बताना, ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ा? 35% से बढ़ा। 14,000 से बढ़ा, डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 35% आ गया जी। अगेन वी कैन सी मैग्निफाइड वे में बढ़ा। आउटपुट 20% की वजह से ईबीआईटी 20% नहीं, ज्यादा 35% से बढ़ा। अब आप 2020 के एक्चुअल की बात करो, 70% से आउटपुट डिक्लाइन है, तो ईबीआईटी डिक्लाइन कितना है? कंप्लीट कर लीजिए, 30,000। ये 9,000 है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 21,000, फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा। ईबीआईटी नेगेटिव में आ रहा है 9,000। अब ईबीआईटी गिरा कितने परसेंट से? 122.5। पॉजिटिव 40,000 से नेगेटिव 9,000 पर गया है। पॉजिटिव 40,000 से नेगेटिव 9, तो कितने से गिरा? 49,000 रुपीज से, 49,000 रुपीज से, डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, सभी के पास आ गया 122.5%। ओके, अब आप, मैं अगर आपसे पूछूं, आउट ऑफ दीज टू कंपनीज विच कंपनी हैज मोर रिस्क? रिस्क की बात करनी है। केस 2 रिस्क क्यों? इसके पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। तो बेटा रिस्क का क्या मतलब होता है कि अगर तो सिचुएशन फेवरेबल है, मतलब आउटपुट बढ़ने वाली बात है, तो प्रॉफिट भी बढ़ चढ़ के आउट कमाओगे। यही कंपनी नंबर 1 20% आउटपुट बढ़ाती, तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज तो हो रहा था, बट 40,000 से कितना इंक्रीज हुआ? उसका कितना आ रहा था आंसर? 50,000 ही आ रहा था। यही कंपनी 2 ने रिस्क लिया हुआ है, तो इसको फायदा भी बढ़ चढ़ के हुआ फेवरेबल साइड पर। अब इसका ईबीआईटी 54,000 है, बट यही फिक्स कॉस्ट ने अनफेवरेबल सिचुएशन में ज्यादा नुकसान भी करा। वही कंपनी 1 जो थोड़ा रिस्क कम ले रही थी, सेफ गेम खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं केस नंबर 1 में वो थोड़ा बहुत ही सही पॉजिटिव ईबीआईटी तो कमा गई,
कंपनी टू हैड इनकर्ड अ बिग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए केस टू में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आउटपुट डिक्लाइन की वजह से इसका ईबीआईटी भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर रिस्क वाली बात है। अब रिस्क किस चीज का है? फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज का है। कोई भी कंपनी जब भी कोई फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करती है उसको ये रिस्क रहता है कि क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वेरिएबल कॉस्ट की कवरेज को लेकर स्ट्रेस ही नहीं है। आप एक बारी इस क्लासरूम सेटअप का एग्जांपल लो। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट चल रही है जी, बुक्स की कॉस्ट। बुक्स की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, बट रेंटल कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट फॉर मी। अब बुक्स तो मैं उतनी छपवाऊंगी ना, उतनी खरीदूंगी जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और स्टूडेंट आया तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी अपने आप ही होगी। हम कभी भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो काम करेंगे नहीं कभी भी, राइट? तो हमेशा पता होगा कि वेरिएबल कॉस्ट तो कवर्ड ही होगा। स्ट्रेस किस बात का रहेगा? फिक्स्ड कॉस्ट का। इनफैक्ट अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो स्ट्रेस कम रहेगा, रिस्क भी कम है, उसकी कवरेज भी जल्द अच्छे से हो जाएगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ चढ़ के इनकर किया हुआ है तो उसकी कवरेज को लेकर रिस्क है। क्या रिस्क है? कि कल को कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन कर गई, फिक्स कॉस्ट ने तो वही सेम अमाउंट पे रहना है, कहीं अपने को लॉस ना हो जाए। ठीक है जी। तो अब इस रिस्क को मेजर किया जाता है बाय अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीवरेजेस। बच्चे, लीवरेजेस वर्ड अराइजेस फ्रॉम द वर्ड लीवर। बचपन में फिजिक्स में वर्ड पढ़ते होते थे लीवर, या इन जनरल लीवर वर्ड क्या होता है? लीवर, वो वाला लीवर नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुर्दा, वो नहीं, लीवर, LEVER, लीवर, गाड़ी। बेसिकली कुछ एक टूल होता है जिसकी वजह से किसी चीज को पुश दिया जाता है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इज एक्टिंग एज अ टूल विच इज गोइंग टू पुश कंपनीज ईबीआईटी, विच इज गोइंग टू पुश कंपनीज ईबीआईटी। अच्छा, मैं अगर एक केस की बात करूं, लेट अस से केस नंबर 3, लिखना नहीं है, सिर्फ बात को समझेंगे। ये कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा कर ही नहीं रही, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है? इसके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है और इसके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 4। मान लो 10,000 यूनिट्स की बात थी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं इसके पास ना, तो 10,000 यूनिट की सेल पर 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 60,000, कंट्रीब्यूशन कितना आया? 40,000, और वही कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी भी बन जाएगा 40,000। तो 2019 के हिसाब से तो केस 1, केस 2, केस 3 सेम रिजल्ट दे रहे हैं। मान लो 20% से आउटपुट बढ़ाया तो सेल वैल्यू भी 20% से बढ़ गई, 12,000 यूनिट के हिसाब से 1,20,000, ये 72,000, कंट्रीब्यूशन 48,000, ईबीआईटी भी 48,000। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी? व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी? 20%। यहाँ पर मैग्निफिकेशन हुई नहीं, यहाँ पर ईबीआईटी को पुश मिला ही नहीं, मतलब ईबीआईटी इंक्रीज तो हुआ बट प्रोपोर्शनेटली विद आउटपुट इंक्रीज हुआ है जी, कोई इसको ज्यादा पुश नहीं मिला है, मैग्नीफाइड नहीं हुआ। यही अगर आप आउटपुट को डिक्लाइन करवाते हो 70% से, 3,000 यूनिट बिकने पर 30,000 की सेल होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 18,000, कंट्रीब्यूशन आएगी 12,000, यही 12,000 का हमारा ईबीआईटी है। तो 40,000 से ईबीआईटी गिरा तो कितना परसेंट है डिक्लाइन? 70% ही। आउटपुट भी 70% गिर रहा था, ईबीआईटी भी डिक्लाइन। देन अगेन यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, रिस्क फैक्टर इज जीरो हियर। जब रिस्क जीरो है तो फेवरेबल साइड पर कुछ मैग्नीफाइड इंक्रीज भी नहीं मिलेगा, बट डाउनवर्ड साइड पर कुछ बढ़ चढ़ के लॉसेस भी नहीं होंगे। जितना आउटपुट गिरा उतने से ईबीआईटी गिर जाएगा। बट एक बिजनेस को इतनी भी सेफ गेम खेलनी नहीं चाहिए कि वो रिस्क फैक्टर जीरो ही रख दे। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है उसके लिए कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को इनकर ही ना करे। खैर, ठीक है जी। तो जहां जहां फिक्स्ड कॉस्ट है, इवन इफ देर इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, आप बोलोगे बिजनेस थोड़ा सा तो रिस्क तो तब भी ले ही रहेगी। सो ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, हम एक कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ व्हाई द वर्ड ऑपरेटिंग? क्योंकि ये जो फिक्स कॉस्ट है ना बेटा, ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ना व्हाट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट? आप मुझे बता सकते हैं व्हाट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस? तो इसके कंट्रास्ट में कोई नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आते होंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग है? डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग ही है।
नॉन कैश की बात नहीं करें, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो देखो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उसने भी आगे एक रिस्क पोज करना है। रिस्क क्या पोज करना है, अभी तो बहुत आगे जाके ये बात होगी, बट इंटरेस्ट क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट है। मुझे बताओ आपका ईबीआईटी पॉजिटिव है नेगेटिव है जो मर्जी है, उसमें से इंटरेस्ट निकलता है सबसे पहले। इंटरेस्ट तो देना ही देना है। क्या आप ये रोना रो सकते हो हमारा तो ईबीआईटी नेगेटिव आ गया, इंटरेस्ट नहीं देना सर, कह सकते हो? तो इंटरेस्ट विल अगेन पोज अ रिस्क टू यू। ठीक है ना? तो कहा जाता है जहां जहां फिक्स्ड कॉस्ट है वहां वहां रिस्क है। अब आपके पास ना एक इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है ऑन पेज नंबर 4.3। देखिए पेज नंबर 4.3 पर एक इनकम स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट सभी को। क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से आप लोग वाकिफ है? सोच के बताएं कहाँ पड़ी होगी ये अकाउंट्स में। और ये भी नहीं है कि सी इंटर के अकाउंट्स में बचपन से पढ़ रहे हैं इसे। हाँ जी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। बेटा ये अब मैं पूरा नाम अगर आप लिखना चाहें तो दिस विल बी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, लाइक सैलरी, लाइक एडवर्टीजमेंट, लाइक रेंटल कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। तो आपके पास वर्ड आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि हमने सेल्स में से माइनस ही ऑपरेटिंग कॉस्ट करवाए हैं, इसलिए जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में ईबीआईटी है। फिर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करवाएंगे आएगा ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करवाएंगे आएगा पैट, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है वो माइनस करके हमारे पास आएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके हमारे पास आएगा ईपीएस। अब इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड कॉस्ट एक तो ऑपरेटिंग वाली थी, तो यहां से लेकर यहां तक कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा जी ऑपरेटिंग लीवरेज का। इन ईबीआईटी तक, ईबीआईटी तक सेल से लेकर ईबीआईटी तक कॉन्सेप्ट चलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज का। फिर ईबीआईटी से लेकर पूरा जहां तक अर्निंग्स फॉर इक्विटी तक कॉन्सेप्ट चलेगा फाइनेंशियल लीवरेज का। और दोनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो जो कि पूरी इनकम स्टेटमेंट में कवर होता है, द कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंबाइंड लीवरेज या ओवरऑल लीवरेज। एक बार ये डिटेल्स लिख लो फिर समझा दे। हाँ जी। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट जहां पर भी है वहां पर रिस्क है। रिस्क मतलब अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैग्निफिकेशन इन ईबीआईटी, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्निफाइड चेंजेस इन ईबीआईटी आएगा। ठीक है जी। ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ज्यादा मैग्निफिकेशन। देख पा रहे हो केस 2 में ज्यादा मैग्निफिकेशन थी केस 1 के कंपैरिजन में। अच्छा ठीक है। अब ऐसे ही ये तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की थी और हमारा टॉपिक भी फिलहाल ऑपरेटिंग लीवरेज का चलेगा एटलीस्ट फॉर टुडेज क्लास। मे बी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज ऑल्सो, बट फाइनेंशियल लीवरेज में बात क्या होगी कि ये इंटरेस्ट है फिक्स्ड अमाउंट है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर पे करना है, अगर पैट सफिशिएंट एनफ है टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, बट पे करना है तो भी तो वो फिक्स्ड अमाउंट ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फिक्स्ड अमाउंट किसके लिए रिस्क पोज कर रही हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अल्टीमेट रिस्क तो उनका ही है कि उनके लिए बचता है, ज्यादा बचता है, कम बचता है। फेवरेबल सिचुएशंस में उनके लिए भी मैग्नीफाइड होकर बचेगा एंड अनफेवरेबल सिचुएशंस में लॉसेस का रिस्क किनका होगा? अल्टीमेटली इक्विटी वालों का। ठीक है जी। आज हम ऑपरेटिंग लीवरेज पर ही अपने आप को फोकस कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी के नीचे एक बारी इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ डेफिनेशन रहेगी ये वाली, देखिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज may be defined as firm's ability to use fixed operating cost to magnify effect of changes in sales on its EBIT. ऑपरेटिंग लीवरेज इज एबिलिटी ऑफ अ फर्म। फर्म के पास क्या एबिलिटी है
कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को एज अ टूल, एज अ हथियार इस्तेमाल करके सेल्स की चेंजेस का इफेक्ट ईबीआईटी पर मैग्नीफाई करवा दे। मतलब चेंजेस इन सेल में भी 10%, बट ईबीआईटी में जो चेंज आएगा वो 10% से ज्यादा ही आएगा। हायर द मैग्निफिकेशन, हायर विल बी द रिस्क, मतलब हायर विल बी द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इट इज अ नंबर, बेसिकली ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ नंबर, इट इज अ मेजर। 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हम ऐसे आंसर निकालते हैं। तो हायर द मैग्निफिकेशन मतलब हायर द मेजर, हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बात समझ में आई है जी? ओके। अब बेटा जी इसके ना दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला। एक बार ये पहले आपको पढ़ना है ये सेकंड वाला फॉर्मूला विच इज ऑन नेक्स्ट पेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला कहां से निकल कर आ रहा है? डेफिनेशन से ही। ठीक है। अगर मैं आपको उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में लेकर चलूं, केस 1 केस 2 में लेकर चलूं बेटा जी, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम स्क्रिबल कर सकूं, मुझे इसमें बताना, ये वाले केस में परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी आपने मुझे 25% बताया था, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स मतलब आउटपुट 20%, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आ रहा है 1.5। ये वेरीफाई भी कर लो तीसरे में। Decline, percentage decline in EBIT was 87.5%, where decline in output was 70%. ये बताना कितना आ रहा है? 1.25। सेम ही आएगा, ये सेम ही आए। ठीक है। ये अच्छा, एक बारी केस 2 में बताना 35% अपॉन 20%, 1.75। और इधर 122.5 डिवाइडेड बाय 70%, 1.75। ये 1.75 1.25 आ गया। अब देखो किधर ये मेजर हायर आया है? सेकंड में। तो ऑब्वियसली पता ही था सेकंड में हायर आएगा, क्योंकि सेकंड के पास ही हायर फिक्स्ड कॉस्ट थी। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, मतलब जो आपके पास पहले बॉक्स में गिवन है, वो फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला पता है कहाँ के लिए लगेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, जहां से आपने ये चेंजेस मेजर किए। चेंज मेजर करने के लिए आपके पास बेसिक डिटेल कौन सी थी? ये फर्स्ट कॉलम वाली। ये फर्स्ट कॉलम से ही आपने चेंजेस मेजर किए दोनों जगह। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगाओ। कंट्रीब्यूशन कितना है? 50,000 अपॉन ईबीआईटी 40,000, वही 1.25 आ रहा है। और इधर भी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 70,000, और ईबीआईटी कितना है? 40,000, वही 1.75 आ रहा है। तो हमको जो इस चीज का मतलब है कि हमने जो बेसिक कॉलम, जिसको मैं बोलती हूँ ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगा लो, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आएगा। और ओरिजिनल डेटा से ही चेंज मेजर करोगे तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एक बार ना ये रिमार्क हम लिख लेते हैं, और फिर मैं आपको इसकी इम्प्लीकेशन भी बताती हूँ कि क्यों ये दो दो फॉर्मूला से। हाँ जी, यहां पर लिखिएगा measured measured at a particular level of sales, measured at a particular level of sales. We will call it original sales. ठीक है, we will call it original sales for our own purposes. ये फर्स्ट फॉर्मूला जो फर्स्ट बॉक्स में है वहां पर लिखना है। फिर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यहां पर लिखेंगे चेंज इज मेजर्ड, change is measured from that level of sales for which first formula is applied, जिसके लिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हम उसको नाम दे रहे हैं ओरिजिनल सेल्स। ओरिजिनल सेल्स जिसके लिए आपने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया वहीं से ही चेंज मेजर करना, तो ही आंसर सेम आएगा।
हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ रही है, चेंज कहाँ से मेजर करना है। और ये फॉर्मूला हमने कहाँ लगाना है, ओरिजिनल पर ही लगाना है। रिवाइज्ड पर फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर विल बी डिफरेंट। आप रिवाइज्ड पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का आंसर विल बी डिफरेंट। आपके लिए हमेशा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कहाँ के लिए होना चाहिए, ओरिजिनल के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चे डेफिनेशन से हमको ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आता है कि कितनी मैग्निफिकेशन है, राइट। बट इसी को जब आप सॉल्व करते रहते हो ना, आपके पास डिराइव होकर ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। This derivation is mentioned in your ICI modules, but it is not in your syllabus. As such, you are not supposed to know the derivation. But आप कहीं ना कहीं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब ये परसेंटेज चेंज कैसे मेजर होता है, हम बोलते हैं ना डेल्टा चेंज, डेल्टा ईबीआईटी मतलब चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। ये हो गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मतलब डेल्टा सेल्स अपॉन सेल्स। फिर आगे ना उन्होंने ईबीआईटी को एक्सपैंड कर दिया, व्हाट इज ईबीआईटी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरीके से एक्सपैंड करते करते अल्टीमेटली दे रीच द फाइनल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इफ एनी वन ऑफ यू इज विलिंग टू नो दैट डेरिवेशन, मुझे अलग से मेरे साथ बात कर लीजिए आफ्टर द सेशन। आई वुड नॉट लाइक टू टेक पूरी क्लास का टाइम फॉर दिस, बिकॉज ये डेरिवेशन एनीवे एफएम में काफी चीजों की डेरिवेशन आपके स्कोप में है। ठीक है, स्टिल किसी की अगर क्यूरियोसिटी शांत नहीं हो रही होगी तो मुझसे बाद में बात। चलो, अब वाई आर वी स्टार्टिंग दिस टॉपिक। एक कंपनी है, जैसे कि जस्ट लाइक केस वन केस टू कंपनीज, दे नो व्हाट देयर एक्चुअल फिगर्स फॉर लास्ट ईयर आर, और उसके बेसिस पर वो बजट बनाना चाहती है। अब कहीं ना कहीं लेट अस से हम केस वन कंपनी की बात करते हैं, उन्होंने 2020 का बजट बनाया, तो उन्होंने क्या किया, 20% आउटपुट इंक्रीज एंटिसिपेट किया था। कभी भी हमको बजट जो है एक चीज के लिए नहीं बनाते हैं कि 12,000 यूनिट्स के लिए ही अगले साल का बजट बन रहा है। अगले साल का बजट अगर बनेगा तो अलग अलग पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए बनेगा। अगर आउटपुट 12,000 है तो, अगर आउटपुट 16,000 है तो, अगर आउटपुट 20,000 है तो। अब यहां पर लीवरेज का रोल क्या रहेगा कि आपको बार बार इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर केस वन के लिए कितना निकाला हुआ था, 1.25 कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। अब लेटर से आपके पास ये आ गया, इफ सेल्स गो अप बाय 35%, बाय हाउ मच परसेंटेज विल ईबीआईटी विल इंक्रीज। आपको रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग लीवरेज का ही फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज का मेजर है 1.25 एंड इफ सेल्स आर गोइंग टू गो अप बाय 35%, उसी टाइम चुपचाप ये फॉर्मूला निकाल कर, फॉर्मूला सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं ईबीआईटी कितने से चेंज होगा। वी डू नॉट नीड टू मेक अ रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट, वो बच्चों वाला काम है जी। तो कहीं ना कहीं इससे हाईलाइट भी होगा कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये चीज है। आपसे अलग से केस पूछ लूं, व्हाट इफ सेल्स गो बाय 5%, आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं, ईबीआईटी विल गो डाउन बाय 5 इंटू 1.25 जितना 6.25%। ये रोल है ऑपरेटिंग लीवरेज को पढ़ने का और उसके फॉर्मूला का। बात समझ में आई है जी। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन प्लीज, एक ना नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के बगल में, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर टॉप मार देंगे, यहाँ पर नोट लिखिएगा, prepare income statement, prepare income statement in every question if possible. Prepare income statement in every question if possible. Prepare income statement in every question if possible. हाँ जी. A company produces and sells 10,000 shirts. Selling price per shirt is 500. Variable cost is 200 per shirt. And fixed operating cost is 25 lakh. Calculate operating leverage. बेटा जी, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी डायरेक्ट। इनकम स्टेटमेंट बनाओ और फिर आप ईबीआईटी तक पहुंचो और फिर फॉर्मूला लगाओ। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, हाँ जी। अच्छा, कॉपीज अभी तक निकाली नहीं हुई है, ठीक है, कॉपीज निकालिए। नई कॉपी स्टार्ट कर रहे हैं ना, नई कॉपी है ही नहीं।
आपको नहीं पता था कि एफएम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या कॉपी चाहिए होगी? पूछ ही लेते मुझसे। चलो, चैप्टर की सुंदर सुंदर हेडिंग लीवरेजेस, और उसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, बनाइए इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, सेल्स 10,000 shirts into selling price per shirt is 500। ये आ गया हमारे पास 50 lakhs जी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 200, ये आ जाएगा आपके पास 20 lakhs। कंट्रीब्यूशन 30 lakhs माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 lakhs, तो आपके पास ईबीआईटी आ रहा है 5 lakhs का। नो, तो आंसर क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है आपके पास 30 lakhs की और ईबीआईटी है 5 लाख का, तो आंसर कितना आ रहा है? 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। हाँ जी, सभी के पास आंसर आ गया। चलिए, अब सेकंड रिक्वायरमेंट। If sales are up by 10%, what is the impact on EBIT? बेटा रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, ऑपरेटिंग लीवरेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। ऑपरेटिंग लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर क्या निकाला था? 6। किस आउटपुट लेवल के लिए? 10,000 से। कह रहे हैं अगर 10,000 से हमने अपनी सेल्स इंक्रीज करवा दी बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट विल ईबीआईटी चेंज? 60। तो अब यहाँ पर चेंज वर्ड की जगह में इंक्रीज वर्ड डाल दो, क्योंकि आउटपुट भी इंक्रीज ही था। परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी हमें दिखाई दे रहा है 60%। हेंस रिवाइज ईबीआईटी की रुपी वैल्यू बताइए। ओरिजिनल ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। इसको इंक्रीज करवाइए 60% से, तो फाइनल आंसर आ रहा है 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस। चलिए जी, अब सभी लोग इसी क्वेश्चन में मुझे एक सेवा करके बताएंगे। इफ सेल्स डिक्लाइन बाय 20%, कैलकुलेट रिवाइज्ड ईबीआईटी। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन 10,000 शर्ट से ही, अगर सेल्स डिक्लाइन हो गई 20% से, कैलकुलेट रिवाइज्ड ईबीआईटी। हाँ जी, 1 लाख का लॉस, 1 लाख नेगेटिव गेट्स।
परसेंटेज डिक्लाइन इन ईबीआईटी आपके पास कितना परसेंट आ रहा है? ये 120%। तो आपके पास रिवाइज्ड ईबीआईटी, ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 5 लाख का। इसको 120% से गिराना है, मतलब माइनस करवाना है। तो 5 लाख माइनस 6 लाख, हेंस फाइनल आंसर -1 लाख। हाँ जी, क्लियर हो गया ये चीज? तो ये होता है ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का फायदा, कि आप चुटकी से कैलकुलेट कर सकते हो कि फिक्स कॉस्ट हमें कितना रिस्क पोज कर रहा है। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिक्लाइन 20% था। 20% डिक्लाइन की वजह से प्रॉफिट इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लॉस। तो एक तरीके से जो ये मेजर आ रहा है ना 6 टाइम्स, इट इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, हम ये नहीं वैसे कहते हैं कि हाँ जी आइडियल नंबर शुड बी 2 और 3 और 1.5 वगैरह, ऐसा कुछ आइडियल नंबर वाली बात नहीं है। बट आप ये देखो कि बिजनेस को अपना फ्यूचर स्कोप देख लेना चाहिए। अगर तो इसको फ्यूचर स्कोप दिख रहा है कि ग्रोथ ही ग्रोथ है, आउटपुट बढ़ना ही बढ़ना है, मार्केट कभी भी डाउन नहीं होगी, रिसेशन कभी नहीं आएगी, फिर तो इवन अ नंबर एज हाई एज 10, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एज हाई एज 10 बड़ी अच्छी बात है। 10 अगर आंसर है, मतलब आउटपुट बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 5%, तो ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा? 50%। अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ 10% से, ईबीआईटी 100%, मतलब सीधा डबल हो जाएगा। सो बिजनेस को अपना फ्यूचर स्कोप देखना चाहिए। जहां पर इसको लग रहा है कि हल्के से भी चांसेस हैं कि इट कैन गेट अफेक्टेड बाय रिसेशन, उसको वहां पर थोड़ा सोच समझकर कम ही रिस्क लेना चाहिए। मे बी उसके लिए ये 6 टाइम्स या 8 टाइम्स 10 टाइम्स बहुत ज्यादा रिस्की फिगर हो जाएगी। ठीक हो गया जी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Calculate operating leverage for each of the four firms A, B, C and D from the following price and cost data। हमारे पास 4 फर्म्स हैं जिनका सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया और फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल वैल्यू दे दी। What calculations can you draw with respect to levels of fixed cost and degree of operating leverage? Result explain and assume that number of units sold is 5,000 for each firm। बेसिकली आप एक ही स्टेटमेंट में चारों फर्म्स के कॉलम बना लीजिए और इनका ईबीआईटी कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग लीवरेज भी बता दो। एक ही स्टेटमेंट में चारों फर्म्स के कॉलम आ जाएंगे, तो पर्टिकुलर्स फिर ए बी सी डी, एक ही इनकम स्टेटमेंट में चारों के कॉलम बन जाएंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी और ऑपरेटिंग लीवरेज।
जी, if anyone is ready with their answers of operating leverage, इसी में ही कैलकुलेट कर लो स्टेटमेंट में 7 टाइम्स यस A B C D 7 times 2 times 3 times and 1 time 7 2 3 and 1 सभी के पास आंसर आ गए। अब हमको थोड़ा सा अपना कमेंट देना है यहाँ पर। पहले मैं पिक करूंगी फर्म डी को, फर्म डी जिसके पास आंसर है 1 टाइम। बच्चे इसको बोला जाता है दैट इसके पास लीवरेज है ही नहीं। लीवरेज है ही नहीं का मतलब ये नहीं होता कि 0 आंसर आए। व्हेन इट इज 1 इसका क्या मतलब है कि जितने परसेंट से सेल इंक्रीज होगी उतने परसेंट से ईबीआईटी इंक्रीज करेगा। मतलब देर इज नो मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व, देर इज नो पुश टू दी ईबीआईटी, नो लीवरेज। तो यहां पर हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट, लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। या इस फर्म को हम बोल देंगे इट इज अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म, इसके पास कोई लीवरेज है ही नहीं, अनलीवर्ड। ये रिस्क फ्री है। बट रिस्क फ्री होना हमेशा अच्छी बात भी नहीं होती, ये ज्यादा ही सेफ गेम होगी, कोई मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब फर्म ए बी और सी को लेकर हम कुछ एक कंपैरेटिव ओपिनियन दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप में 7 टाइम्स इज टू ह्यूज अ नंबर, बट एज कंपेयर टू बी एंड सी इट इज अ हायर नंबर। तो इसको हम बोलेंगे फर्म ए इज हाईली लीवर्ड as compared to firm B and C which are moderately levered। अगेन जो ये कमेंट होता है ना हाई मॉडरेट लो का, ये कंपैरेटिव कमेंट होता है, कंपैरिजन करके बोल रहे हैं, अपने आप में नहीं बोल रहे हैं कि नंबर 7 इज अ बैड नंबर, इट कुड बी अ गुड नंबर अपने आप में, बट कंपैरिजन में बी और सी के ये ज्यादा हायर नंबर। ठीक हो गया जी, दैट्स इट, दैट्स इट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर। ठीक है जी, चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ना मुझे आपको थोड़ा सा एनालिसिस वाला काम कराना है। जो आपके पास एक ब्लैंक स्पेस चल रही है बिफोर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। चलो अब हम इस एनालिसिस की तरफ आते। अभी अभी हमने देखा फर्म डी के पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं थी, तभी उसका ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना आ रहा था 1 टाइम। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका क्या मतलब है, ऑपरेटिंग लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। एंड लोअर फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है, जिस फर्म के पास लोअर फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसका ऑपरेटिंग लीवरेज भी लोअर ही आएगा, लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज। एंड बच्चे ये लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज को मैं अगेन इस पॉइंट में आकर लिंक कर रही हूं, अ लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज वुड इंप्लाई अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। Low fixed cost means low operating leverage. Low operating leverage would imply a low break-even point. एक बार ऊपर वाली चीज को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ऑपोजिट साइड पर high fixed cost will imply high operating leverage and a high operating leverage will imply a higher break-even point. अब मुझे ये डिस्कस करना है आपके साथ कि ये ब्रेक इवन पॉइंट आखिर होता क्या है। डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, डेफिनेशन आप सभी जानते हैं क्या होती है डेफिनेशन, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट का नाम ईबीआईटी चल रहा है बेटा जी, तो वेयर ईबीआईटी इज 0, एग्जैक्ट 0, उसको बोला जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब ना वैसे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आप कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अच्छा खासा पढ़ते हैं, बट वो पढ़ते हैं वॉल्यूम 2 में बहुत बाद में जाकर। एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। वो फॉर्मूला मैं पहले स्क्रीन पर लिख रही हूँ, इसकी डेरिवेशन भी समझा दूंगी। वो फॉर्मूला होता है बेटा जी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है मैं आपको अभी बता दूंगी। हाँ जी, मेरी इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके
ईबीआईटी, ईबीआईटी को ही हम प्रॉफिट नाम ले रहे हैं यहाँ पर। सो एट ब्रेक इवन दिस प्रॉफिट इज सपोज टू बी 0। कैन आई से एट ब्रेक इवन जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है उतनी ही कंट्रीब्यूशन है। ये बात समझ में आ रही है? सो एट ब्रेक इवन एक कंडीशन बनकर आ गई, एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। नो, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन जी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यानी कि एट ब्रेक इवन मैंने एक आइडेंटिटी बनवाई कि नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ब्रेक इवन यूनिट्स इनको बोला जाता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट देन अगेन ये डेरिवेशन अभी इतनी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला के हिसाब से कैन आई से अगर लोअर फिक्स्ड कॉस्ट है तो ब्रेक इवन यूनिट्स भी कम होंगे। इसका क्या मतलब है? ब्रेक इवन जल्दी आएगा, पॉजिटिव में ईबीआईटी जल्दी बचना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो टाइम लगेगा इस हाई फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट भी हायर आउटपुट लेवल पर आएगा, मतलब ईबीआईटी पॉजिटिव भी उस ब्रेक इवन के बाद ही आएगा। सो व्हाट डू वी वांट फॉर अ बिजनेस? पहले तो ये बताओ, अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट और अ हायर ब्रेक इवन पॉइंट? लोअर। आप प्रॉफिट जल्दी से जल्दी कमाना चाहते हो तो अब आप चाहोगे कि नहीं बस 50 यूनिट के बाद ही 50 यूनिट पर ही ब्रेक इवन आ जाए, उसके बाद हम पॉजिटिव में ईबीआईटी कमाना शुरू करेंगे, राइट? सो यू वांट योर ब्रेक इवन पॉइंट टू बी लोअर। बट देन अगेन कैच वाली बात आ गई कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो तब भी आएगा जब फिक्स कॉस्ट भी लोअर ही है, राइट? कहीं ना कहीं आउटपुट बनता जा रहा है। देखो अगेन वही बात आ गई, आउटपुट बन रहा है बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ही देगा, जो उससे बचती है वेरिएबल कॉस्ट कवर करवा के कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन का पहला काम है फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना। और जब फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा तो प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, तभी इसका नाम कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है कवर होके अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज हमारा हो जाता है। तो ज्यादा जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करवाते जाओगे योर कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। बट अगर फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट ही बड़े वाली है तो इतनी जल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं दिखता। अगर फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट ही छोटी सी है तो जल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट दिख जाएगा, कम आउटपुट में ही दिख जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? This is what is called break-even point, and that is how we are linking it to the concept of operating leverage. So a company which has low fixed cost will have low risk, but it will also attain break-even point earlier. Whereas a company which has a high fixed cost, it has high risk, but it will also achieve its break-even point later. बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, अब बच्चे बहुत आगे की बात है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी भी नहीं कि आपको अभी इमीडिएटली समझ में आ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट से ही एक कॉन्सेप्ट रिलेट होता है, द कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट में एमओएस बोल देते हैं। नो, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? कि हमारी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से कितना ऊपर है। वंस ब्रेक इवन पॉइंट हैज बीन अचीव्ड, उसके ऊपर आप आउटपुट बेचते जा रहे हो तो सेफ्टी जोन में आ गया ना, प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया आपने। तो वो सेफ्टी जोन कितने यूनिट्स का है या कितनी सेल वैल्यू का है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आ रही है जी? सो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्स्ट्रा सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इससे, एमओएस रेशो। एमओएस रेशो, ये एमओएस होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी बात पता है क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एफएम में ये कॉन्सेप्ट पता है कैसे आता है। ये बोला जाता है एफएम में कि एमओएस रेशो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब इसकी डेरिवेशन तो इन्वॉल्व है, बट जब तक आपको एमओएस के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे लिए ये पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एनीवन हु इज फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट और जिन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ भी कहोगे, एनीवन। डायरेक्ट एंट्री रूट वाले कौन कौन बच्चे? आप और राहुल, आप और दो ही बच्चे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की याद है थोड़ी बहुत ही, मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी बहुत ही याद है, पूरी याद नहीं। चलो, इन जनरल मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ना बहुत बाद में जाके कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हो बेटा जी। एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यहां पर पुट करो तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और डिनोमिनेटर में सेल्स तो पहले से ही चली रही है, एमओएस में आ गया प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब एक बार ही सोचो, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का मतलब ही क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया। बाय द वे प्रॉफिट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट होता है उसको हम ईबीआईटी नाम दे देते हैं, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का रेसिप्रोकल फॉर्मूला ही हो गया, इसलिए बोला जाता है एमओएस इज रेसिप्रोकल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। आपके मतलब की सिर्फ ये बात थी, तो आपने क्या करना है, अपने पास यहां पर लिख लीजिए बस इतनी सी बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, margin of safety ratio is inverse of operating leverage। बट देन अगेन जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म नहीं होती इसकी डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी, ना ही आपको कोशिश करनी है समझने की। ठीक है जी, दैट्स इट, इतनी सी चीज आपने लिखनी है। चलो अब बच्चे ये ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना सही, कोई होमवर्क नहीं है, नो होमवर्क। ठीक है जी, चलो ऐश करो, ओके जी, टाटा बाय बाय।